माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक है, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। स्टूल का रूटीन टेस्ट क्यों करते हैं पहले बता देते हैं। स्टूल के बारे में जानते होंगे, यह एक अनडाइजेस्टेड अनऑब्जर्व एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यह बनता है। कब? जैसे जब हम खाना खाते हैं, उस फूड में जो भी उसमें सब्सटेंस है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, वह हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से वह ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद यह ऑब्जर्व होता है। जो फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, चाहे एंजाइम की कमी होने से हो या एंजाइम के एब्सेंट होने से हो, या फिर उसके बाद वह प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं होता है, जो सब्सटेंस बनता है वह कोलोन में आता है। कोलोन में आने के बाद कुछ नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया इसके कुछ सब्सटेंस को डिकम्पोज करता है, और जो बचता है सब्सटेंस उसी को फीकल मेटेरियल बोलते हैं। और यह स्टूल फिर यह रेक्टम के थ्रू ये फिर बाहर आता है। इस स्टूल के थ्रू भी हम कुछ ऐसे डिजीज को डायग्नोस करते हैं। तो इसका हेल्प कहाँ कहाँ करते हैं? आरईएफ स्टूल का। तो इसके लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी डिजॉर्डर होता है उसमें हम लोग आरईएफ स्टूल कराते हैं। नंबर 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया के डिजीज को पता लगाने के लिए हम लोग आरईएफ स्टूल कराते हैं। नंबर 3, रीनल सिस्टम्स का अगर कोई डिजीज होती है तो उसका डिजॉर्डर्स भी हम लोग आरईएफ स्टूल से पता लगाते हैं। क्योंकि अगर बाय द वे कोई डिजॉर्डर अगर किडनी में होता है तो उसके कारण म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है यूरिया के कारण, तो ये भी हम लोग आरईएफ स्टूल से हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट, स्किन डिजीज। स्किन में बहुत सारे ऐसे डिजीज होता है जैसे एलर्जी है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये भी जो होता है इसके लिए भी हम लोग आरईएफ स्टूल कराते हैं। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ब्रेन के बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसमें खास करके माइग्रेन, वर्टिगो एंड अदर साइकोलॉजिकल डिजीज, इसके लिए भी हम आरईएफ स्टूल कराते हैं। यानी आरईएफ स्टूल का इम्पोर्टेंस कई सिस्टम से रिलेटेड है। और कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर में जैसे कंस्टिपेशन होने के कारण गाबा का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ब्यूटारिक एसिड बढ़ता है। ब्यूटारिक एसिड से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसके कारण भी क्या होती है, हम लोग इसमें भी हम लोग आरईएफ स्टूल कराते हैं। तो आरईएफ स्टूल का इम्पोर्टेंस थोड़ा नहीं है। बहुत सारे जब कहते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रेन रात में दांत किटकिट आता है, उसमें क्या होती है, मे भी वर्म का प्रॉब्लम हो, उसमें भी आरईएफ स्टूल कराते हैं। प्लस जीआईटी में तो बता दिया आपको हम, बहुत सारे डिजॉर्डर्स, चाहे नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैचुलेंस, कंस्टिपेशन, रिकरेंट डायरिया, रिकरेंट डिसेंट्री, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजॉर्डर्स एंड इस तरह से और भी तरह के छोटे छोटे डिजॉर्डर्स जिसके बारे में हम लोग आरईएफ स्टूल से पता लगाते हैं। तो ये एम जो होता है आप समझ गए होंगे एम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। इसके टेस्ट के लिए हमें 2 से 3 पिंच स्टूल को लैब में भेजना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी माचिस के डब्बे में स्टूल नहीं लेना चाहिए, और नहीं ऐसे कोई डब्बे में लेना हो जिसके उसका फ्लूइड ऑब्जर्व हो जाए। हमें वैसे डब्बे में रखना है जिसमें कि नॉन ऑब्जर्वेबल कंटेनर हो। इसके लिए प्लास्टिक का जो भी डब्बा होता है कंटेनर, वाइड माउथ वाला, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूल को लेते हैं। और मरीज को बोलते हैं कि उसे ज़्यादा नहीं, हमें 2 से 3 पिंच स्टूल ही चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ता है इसमें स्टूल का एग्जामिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट, अब आते हैं बात इसका प्रोसीजर पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके पहले हम डाटा बताते हैं और 1 बाय 1 करके हम बताएंगे कि इसको कैसे कैसे फिर जाँच करते हैं। अभी बता रहे हैं कि आरईएफ स्टूल में क्या किया जाता है। आरईएफ स्टूल जब कराते हैं हम लोग, तो इसमें 3 तरह का कॉलम मिलता है। सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो आता है वह क्वांटिटी होता है। लेकिन बहुत जगह पे क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस वह फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है। जैसे अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो डायरिया का स्टूल होगी, कम क्वांटिटी होगा तो कंस्टिपेशन का स्टूल होगा। लेकिन क्वांटिटी के बारे में बहुत जगह पर चर्चा इसका नहीं किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी से।
कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि लिखा रहता है सेमी सॉलिड, नॉर्मल रिपोर्ट में आता है सेमी सॉलिड, अब नॉर्मल रिपोर्ट में आता है लिक्विड। लिक्विड कब रहता है? डायरिया वाला स्टूल में, डिसेंट्री वाला में। तीसरा लिखा रहता है हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? कंस्टिपेटेड स्टूल होती है, तो उसमें आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी। अगला आता है कलर। कलर में नॉर्मल कलर ब्राउनिश होती है। ब्राउनिश क्यों होता है? स्टर्कोबिलिनोजेन के कारण। लेकिन अब इसमें कलर जो है आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे सबसे पहला ब्लैकिश स्टूल। ब्लैकिश स्टूल फिजियोलॉजिकल में जब आयरन वगैरह लेते हैं तब होता है, और ऐसे ब्लैकिश स्टूल कब होती है? जैसे हेमरेज कंडीशन हो, पेप्टिक अल्सर है, डियोनल अल्सर है, उसमें मिलता है। या फिर कभी कभी हुक वर्म के इन्फेक्शन के केस में उसमें भी स्टूल जो होता है ब्लैकिश हो जाता है। कालाजार में या मलेरिया में, मलेरिया में इसलिए कि हिमेटिन जो होती है वो बाइल में आ जाता है, और उसके कारण भी क्या होता है, हिमेटिन जब स्टूल से पास करता है तो उसमें ब्लैक स्टूल होता है। दूसरा ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश कलर में जो होता है नॉर्मल में वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने के कारण, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके कारण ग्रीनिश होती है। और इसके बारे में अलग अलग पार्ट वीडियो में बताएंगे आपको, इसमें लेके चलेंगे नेक्स्ट बार। अभी लोग कॉमन बात बता रहे थे हम लोग, यही बार आगे शुरू कराते हैं। नेक्स्ट ग्रीनिश कलर कब होती है? बच्चों के केस में। कब? बिलीवर्डिन जब पास करता है उस केस में, लीवर इमेच्योर होता है, या फिर प्री टर्म बेबी होती है, उस केस में भी ग्रीनिश कलर का स्टूल होता है। नेक्स्ट रेड कलर। रेड कलर जो होता है ऐसे नॉर्मल में रेड वेजिटेबल्स यूज करने से या बीटरूट यूज करने से होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब कहीं पे अगर बायदी में, खास करके कोलोन में, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन्स डिजीज या फिशर या फिर पाइल्स, इस केस में क्या होता है, या रेक्टम कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है रेड ब्लड पास करता है, ब्राइट रेड पास करता है, इसलिए स्टूल का कलर रेड होता है। तो ये भी आपको मिलेगा। अगला होता है व्हाइट। व्हाइट कलर का होता है फिजियोलॉजिकल में, जैसे बेरिया मिल एक्सरे कराने पर भी 3 दिन तक व्हाइट होता है स्टूल, या फिर मिल्क डाइट लेते हैं उसमें भी व्हाइट होता है। ऐसे व्हाइट कब होता है? जैसे कोलरा में, EH इन्फेक्शन के केस में, एंटोहिस्टोरिया के केस में, या फिर अगर म्यूस्कस, अगर बाय द वे अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है उससे कभी कभी व्हाइटिश स्टूल होती है, या फिर अगर बाय द वे पस का इन्फेक्शन है रेक्टम में तो वहाँ भी व्हाइटिश स्टूल होती है। ये सब कुछ अब नॉर्मल कलर मिलता है। नेक्स्ट अगला जो आता है आपको इसमें अपीयरेंस। अपीयरेंस या इसमें कहते हैं लोग फ्रेगमेंट भी बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट। जैसे कभी कभी कुछ पैरासाइट का फ्रेगमेंट भी आता है, जैसे टेप वर्म का फ्रेगमेंट मिल सकता है उसमें। नेक्स्ट आते हैं म्यूकस। म्यूकस नॉर्मल में लिखा रहता है नील, अब नॉर्मल में प्रेजेंट कब होता है? डिसेंट्री के केस में। अगला ब्लड। ब्लड नॉर्मल में क्या होता है? लिखा हुआ नील। ये कौन सा ब्लड है? ग्रॉस ब्लड। फिजिकल एग्जामिनेशन में ग्रॉस ब्लड होती है। पूरे आधे फीट में 3 ब्लड होता है जांच, ग्रॉस ब्लड, ओकल ब्लड, माइक्रोस्कोपिक ब्लड। तो यहाँ पे हम किस ब्लड की बात कर रहे हैं? ग्रॉस ब्लड। तो ग्रॉस ब्लड जो है नॉर्मल में नील रहता है। अब नॉर्मल प्रेजेंट कब रहता है? प्रेजेंट जैसे लार्ज क्वांटिटी में जब ब्लड पास करता है, जिसको क्या बोलते हैं? हेमेटोकेजिया। हेमेटोकेजिया में ब्लड मिलता है। हेमेटोकेजिया कब होती है? पाइल्स में, फिशर में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, या फिर रेक्टम कैंसर में। इस समय क्या होती है? हेमेटोकेजिया होती है। तो वही ओकल ब्लड दूसरे केस में मिलती है। आगे बताते हैं। इतना जो होती है फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। नेक्स्ट अगला केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन किसको बोलते हैं? जब स्टूल में केमिकल डाल के जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें 3 जांच होता है। पहला जांच होती है पीएच या रिएक्शन। नॉर्मल स्टूल का पीएच क्या होता है? अल्कलाइन होता है। क्यों होता है अल्कलाइन? क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट होते हैं अमोनिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो होती है ना वो अमोनिया प्रोडक्शन करता है, यूरिया प्रोडक्शन करता है, इसलिए जो होता है स्टूल अल्कलाइन हो जाती है। यही फिर अगर हम लोग बात करेंगे इसका अबनॉर्मल कलर के बारे में, अबनॉर्मल पीएच के बारे में, तो अगर बाय देखिए पहला है कि हाईली अल्कलाइन। हाईली अल्कलाइन कब मिल सकता है? बेसिलरी डिसेंट्री मिलता है सीजेला के इन्फेक्शन के केस में। दूसरा होता है एसिडिक। एसिडिक स्टूल कब होती है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लेते हैं तब उस केस में आपका पीएच एसिडिक हो जाता है। लेकिन ऐसे डिजीज कंडीशन में, कोलरा में या ईएच में, इसमें जो होता है स्टूल का पीएच एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट अगला ओकल ब्लड। ओकल ब्लड, ओकल ब्लड को हम बोलते हैं हिडन ब्लड बोलते हैं।
अभी हम बोले थे ना यहाँ ग्रॉस ब्लड था, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ओकल ब्लड। ओकल ब्लड का मतलब होता है कि डायरेक्टली आरबीसी पास कर रहा है कि ये नहीं मालूम, लेकिन आरबीसी मिल भी सकता है, छुपा हुआ आरबीसी, या उसका प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे हिमोसिट्रीन के केस में, हिमैटिन के केस में, इसमें भी कभी कभी मिलता है। तो कब होता है ओकल ब्लड, कब पॉजिटिव होती है? ओकल ब्लड पॉजिटिव मिलेगा आपको हुकवर्म में पॉजिटिव आती है, या फिर पेप्टिक अल्सर में, चाहे वो ओसोफेजियस से लेकर के ड्यूरनम तक, या फिर इंटेराइटिस के केस में, और बाकी ये सब में भी मिलता है। क्रोन्स डिजीज से लेकर के जितना जो रेक्टम तक का डिजॉर्डर बताया, हेमरेजिक डिजॉर्डर, सब में मिलता है ओकल ब्लड। लेकिन ये मेनली किसके लिए कराई जाती है? हुकवर्म के लिए, याद रखना होगा, हुकवर्म और पेप्टिक अल्सर के लिए, दो डिजीज के लिए जो होता है ना, ये कराया जाता है कौन? ओकल ब्लड। इसके बारे में बताएंगे आपको आगे। इसका हम लोग बेंजीडिन टेस्ट भी बोलते हैं, और हिडन टेस्ट भी, हिडन ब्लड भी बोलते हैं। नंबर से अगला जो कराते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? इसमें लोग ग्लूकोज का जांच करते हैं। नॉर्मल में स्टूल से ग्लूकोज पास नहीं करता है, कभी भी नहीं, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटिस हो या कुछ भी हो। लेकिन कुछ केस में स्टूल से ग्लूकोज पास करता है। कब? वैसा चाइल्ड जिसमें पेंक्रियाज कमजोर होता है, या फिर जो जरूरत से ज़्यादा लैक्टोज डाइट ले लेता है, या फिर जिसमें ग्लूकोज प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं होता है। इस सारे केस में क्या होता है कि ग्लूकोज आपको पास करे, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, दो चीज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज पास करता है कहाँ से? स्टूल से। तो इसकी जांच किया जाता है। इसका ज़्यादातर केस आपको बच्चा मिलता है, जिसमें कि आपको डायरिया मिलता है उसको, तो उस केस में कराते हैं। तो ये इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर में कौन सा होता है? ग्लूकोज एंड लैक्टोज, दो ग्लूकोज का हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दो पार्ट है, एक है पैरासाइट और दूसरा है सेलुलर। पहला है पैरासाइट, है ना। माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक, इसमें जो है पहला नंबर पे आता है पैरासाइट। तो सबसे ज्यादा तो पैरासाइट की जरूरत हमको पड़ती है इसमें। तो पैरासाइट में दो तरह के पैरासाइट मिलते हैं। एक मिलता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है? नॉर्मल में स्टूल से कौन कौन प्रोटोजोआ पास करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बेलेंटिडियम कोलाई एंड तीसरा जियार्डिया लैम्बलिया। अब इसमें क्या मिलेगा? उसमें दो चीज मिलता है। क्या मिलता है? ट्रोफोजॉइट मिलेगा, ट्रोफोजॉइट, या दूसरा मिलता है सिस्ट, है ना। अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको आगे, वीडियो बताएंगे, आगे पूरा सीरीज बता रहे हैं, इसके आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट दूसरा होता है हेलमिंथ। हेलमिंथ में क्या मिलता है? क्या क्या मिल सकता है? ओभा, है ना, सबका मिलता है ओभा। किसका? राउंड वर्म, स्केलेटन रिक्वायर्ड, हुक वर्म, इसके बाद व्हीप वर्म या पिन वर्म, ये सबका मिलता है आपको ओभा मिलता है। और किसका? लार्वा भी मिल सकता है। लार्वा किसका मिलता है? स्ट्रोंगिलॉइड स्टर्कोलिस का लार्वा मिलता है, स्ट्रोंगिलॉइड स्टर्कोलिस। इसमें सबसे ज्यादा पेशेंट आपको जो मिलेगा पिन वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म और ट्राइकोडिया, व्हीप वर्म एंड आपको एक बोलेगा लार्वल वर्म, जिसको बोलते हैं स्ट्रोंगिलॉइड स्टर्कोलिस। अब इसके बाद दूसरा ग्रुप आता है सेलुलर में क्या मिलता है आपको? पहला मिलेगा आपको आरबीसी मिलेगा, एरिथ्रोसाइट। देखिए ये हम बताए थे आपको, क्या बोले थे? पहला था ग्रॉस ब्लड, दूसरा था हिडन ब्लड, और अब आ रहा है माइक्रोस्कोपिक ब्लड। तो नॉर्मल में स्टूल में आरबीसी पास नहीं करता है, नॉर्मल में नील रहता है, नॉर्मल नील मिलता है। लेकिन ये कब मिलता है? जब कहीं ना कहीं जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं इरोजन होती है, कहीं अल्सर होती है, कहीं रप्चर है, तब मिल सकता है। और दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको WBC, या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट या पस सेल भी कहते हैं, पस सेल। नॉर्मल में कितना रहता है? 0 से 1 पर SPF, 0 से 1। अच्छा, क्यों मिलता है 0 से 1? क्योंकि उतना फाइटिंग होते रहता है, तो उतना होता है जब 0 से 1 पर। दूसरा, लेकिन ज्यादा कब मिलता है? जब कहीं पे पायोजेनिक इन्फेक्शन होती है, तब आपको WBC ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट अगला जो रिपोर्ट आता है माइक्रोस्कोपी सेलुलर में ही, ये आपका आता है क्या? इसको मिटा देते हैं आपको। अगर मैक्रोफेज का मिलता है, नॉर्मल में रहता है नील या फ्यू, रह सकता है, थोड़ा रह सकता है मैक्रोफेज।
ज़्यादा कब मिलता है? जब इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, उसमें मैक्रोफेज ज़्यादा रहता है। नंबर अगला होता है चारकोट लिडेन क्रिस्टल। चारकोट लिडेन क्रिस्टल, चारकोट लिडेन क्रिस्टल नॉर्मल में नील रहता है। अब नॉर्मल में कब मिलता है? ईएच के केस में या जियार्डिया में। ईएच जियार्डिया इसमें क्या होता है? ये मिलता है। क्या चीज होती है ये? इसी चारकोट से क्या बनता है? ये उसका सिस्ट का कवर बनता है। और इसके बाद लास्ट मिलता है फैट सेल, फैट बॉडी कहते हैं, फैट बॉडी। नॉर्मल में नील मिलता है। ये प्रेजेंट कब होता है? जब एस्टिटोरिया होता है, जैसे जियार्डिया लिम्बिया। इस केस में क्या होता है? फैट बॉडी प्रेजेंट थी। तो इतना जो डाटा बताया आपको हम, इस सारी डाटा आपको आर्य ऑफ स्टूल का है, यहाँ तक याद रखने की जरूरत है। हम लोग इसका हर एक जो इसका पार्ट है उसको हम लोग एक एक करके हम लोग डेली बाय डेली हम लोग बताते जाएंगे। आप इसका हर एक एक पॉइंट को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, हर फैकल्टी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरत होता है, क्योंकि इसका कोई नॉर्मल रेंज नहीं रहता है कहीं लिखा हुआ। सबसे बड़ा दिक्कत है कि नॉर्मल रेंज, एक ब्लड शुगर का जांच करते हैं नॉर्मल रेंज रहता है लिखा होगा, तो हम तो उससे जान जाते हैं, लेकिन इसका नॉर्मल रेंज नहीं रहता है। इसलिए आप इसका हर एक एक पॉइंट को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर चलेंगे हम लोग बाकी बातें। थैंक्स।